है। लेकिन हाँ, मेरा नंबर आने के बाद मैं आपको ये वादा करता हूं कि रामगढ़ का नंबर कौन सा होगा राजस्थान में, ये आप आने वाले समय में देखेंगे। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हो एनसीआर न्यूज़ अलवर। दोस्तों आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो ईश भारद्वाज जी हैं, रामगढ़ के क्षेत्रीय उम्मीदवार हैं भाजपा से, और इन्हीं से पूछते हैं कि आखिर क्या आवश्यकता पड़ी इनको विधायक का चुनाव लड़ने की, और कब से रामगढ़ की जो सक्रिय राजनीति है उसमें इनकी भूमिका है। भारद्वाज जी नमस्कार। नमस्कार जेपी साहब। भारद्वाज जी, क्या आवश्यकता पड़ी कि आपको विधायक का चुनाव लड़ने की जो इतनी कसमकस करनी पड़ रही है? देखिए जेपी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं पिछले 20 साल से, और 10 साल से मैं रामगढ़ में भी सक्रिय हूं, और प्रदेश राजनीति में पहले से सक्रिय हूं, और मैं संघ का कार्यकर्ता भी हूं। और रामगढ़ जो है इस समय आप देख ही रहे हैं कि पूरे राजस्थान में, अगर मैं रामगढ़ की बात करूं तो रामगढ़ में अपराध का जो ग्राफ है वो बहुत ही ऊपर है। राजस्थान देश में नंबर 1, उसके बाद अलवर जिला हमारे वहाँ नंबर 1, और हम नीचे जाते हैं तो रामगढ़ पूरे राजस्थान में नंबर 1 है। तो पिछले 5 साल में ये ग्राफ ज़्यादा बढ़ा है। तो पिछली बार भी 2018 में भी प्रयास था हमारा कि भारतीय जनता पार्टी टिकट दे, और भारतीय जनता पार्टी का फैसला था कि हमको टिकट नहीं मिला, और हम पार्टी और पार्टी के व्यक्ति के साथ पहले भी थे और आज भी हैं, और अभी प्रयास है कुछ दिनों में जिस भी प्रत्याशी को टिकट मिलना है, हम होंगे या और कोई होगा, उसका फैसला हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारा राष्ट्रीय और प्रादेशिक नेतृत्व तो इसका फैसला करेगा। तो भारद्वाज जी, यदि आपको पार्टी टिकट देती है और आप विधायक बन जाते हैं जी, तो क्या प्राथमिकता रहेगी रामगढ़ विधानसभा को लेकर? क्योंकि यहाँ ऐसा सुनने में आया है कि अन्य तहसीलों से अलग हटके यहाँ अपराध होते हैं। देखिए जेपी जी, आप भी रामगढ़ के क्षेत्रीय व्यक्ति हैं और मैं रामगढ़ का क्षेत्रीय व्यक्ति हूँ, और रामगढ़ और नौगांवा स्कूल से मैंने शिक्षा ली है। तो मैं ये समझता हूँ कि रामगढ़ में जो आज अपराध का ग्राफ बढ़ा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो सांप्रदायिक माहौल है उसको बिगाड़ने का इन 5 साल में पूरा प्रयास किया गया। और मैं किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष की बात नहीं करता, लेकिन रामगढ़ में जो अपराध हैं उनमें एक जाति विशेष का ज़्यादा उसमें योगदान रहता है। उसका कारण कुछ भी हो, तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि रामगढ़ में आपसी समन्वय स्थापित करूं, सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल रहे, और रामगढ़ को अपराध मुक्त रामगढ़ का मैं दर्जा दिला पाऊं, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। भारद्वाज जी, जिस तरह से गहलोत की कांग्रेस सरकार जी रोज समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से विकास पुकार रही है, तो क्या आपको लगता है कि अब की बार ऐतिहासिक विकास किया गहलोत सरकार ने? नहीं, ऐतिहासिक विकास नहीं किया। देखिए, जिस चीज की जरूरत होती है ना, वो चीज अगर समय पे जनता को मिले तो उसको विकास कहते हैं। अब हमारे यहाँ पे इतना सब कुछ इन्होंने कर दिया, लेकिन वो व्यवस्थाएं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमको चाहिए, जो हमको कर्मचारियों का, मैं कहूँ कि सरकारी अमला जिन व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए चाहिए, चाहे इन्होंने जिले बनाए राजस्थान में या यहाँ पे 5-5 नगर पालिकाएं बनाई। आप देखिए रामगढ़ में नगर पालिका है, व्यवस्थाएं किस तरह की हैं। अभी तक विवाद चलता रहा कि नगर पालिका का अध्यक्ष कौन होगा। ऐसे ही विवाद हमारे रामगढ़ में और भी जहाँ इन्होंने ये चीजें की हैं वहाँ चले हैं। तो इनके पास सरकारी अमला तो है नहीं। अब आप एक घोषणा करके अगर उन चीजों को लागू करना चाहोगे तो कैसे कर पाओगे? क्योंकि जब तक आपके पास प्रशासनिक व्यवस्था पूरी नहीं होगी, आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करोगे क्षेत्र के अंदर, जो आपने घोषणाएं की है, तो वो घोषणाएं अधूरी रह जाएंगी। और वही हो रहा है कि वो घोषणाएं कागजों में ही है और एक्चुअल में उस पब्लिक का उसको फायदा नहीं हो रहा। लेकिन इन्होंने क्या है कि सरकारी ये घोषणाएं करके अपने नंबर तो बढ़ा लिए पब्लिक की नजर में। लेकिन मैं समझता हूं कि इस 2023 के चुनाव में वो कहावत है ना, ये पब्लिक है सब जानती है, वो चीजें गहलोत साहब के सामने पूरे राजस्थान में आ जाएगी, रामगढ़ में भी आ जाएगी और पूरे अलवर जिले में भी आ जाएगी। भारद्वाज जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं स्कूलों में टीचर नहीं है और हॉस्पिटलों में चिकित्सक नहीं है जी, और थाने बना दिए, भवन नहीं है, पंचायत समितियां बना दी, तहसीलें बना दी, भवन नहीं है, तो इसको किस तरह से देखते हो आप? देखिए, पब्लिक को डेवलपमेंट तो चाहिए लेकिन डेवलपमेंट इस तरह का नहीं चाहिए कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपके पास सरकारी मशीनरी नहीं है, आपको जो अधिकारी उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए चाहिए वो नहीं है। तो अगर आपके पास ये सब नहीं है तो इन घोषणाओं से, जिले बनाने से, तहसीलें बनाने से, कार्यालय खोलने से काम नहीं चलेगा। इनसे उल्टा पब्लिक ज्यादा उलझ गई है, जो मेरा सोचना है। आप जो काम आज हमारा तहसील कार्यालय में हो रहा था, जिले में जो इन्होंने जिले बनाए हैं, हमारे अलवर जिले में से इन्होंने कई जिले बनाए हैं, तो वो कार्य अब आपको जिला स्तर पे कराना पड़ेगा। उसके लिए आपको जिला कलेक्टर की जरूरत पड़ेगी। अब आपके पास इतने अधिकारी नहीं है, आपके पास भवन नहीं है, आपको पूरा एक जिले को, मैं समझता हूँ एक जिले को बनाने में 1000 करोड़ रुपए का खर्च होता है सरकार का। तो क्या सरकार के पास इतना फंड है जो इन जिलों में खर्च कर पाए?
मैं आपको बहुत पुरानी बात बताता हूँ कि पहले कोटपुतली जिले की मांग होती थी, जो पिछले 20-25 साल से मैं देखता आ रहा हूँ, जब से मैंने राजनीति में भी कदम रखा है। बहरोड़ के जिले की भी मांग होती थी, और उधर अगर मैं बाड़मेर जाऊं तो बालोतरा जिले की मांग होती थी। तो ये कुछ मांगे जायज थी पब्लिक की, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि उन मांगों को पूरा करने की आड़ में इन्होंने इतने, खैरतल जिला हमारा बना, बहुत अच्छी बात है, सुविधाएं दे अगर गवर्नमेंट तो अच्छी बात है, आपने जिले बनाए, लेकिन क्या आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर पाओगे जो एक जिले के लिए चाहिए? क्या आप सरकारी मशीनरी का वो पूरा सरकारी मशीनरी वहां पे उपलब्ध करा पाओगे जो जिला स्तर पे चाहिए? तो वो सुविधाएं अगर ये देते हैं तो सही है। बाकी मेरे को नहीं लगता, जब ये नगर पालिका लेवल पे ही रामगढ़ की मैं बात करूं, तो अगर ये नगर पालिका लेवल पे अगर उन चीजों को नहीं दे पा रहे, वो सरकारी कर्मचारी हमको नहीं दे पा रहे जो उन व्यवस्थाओं को संभालेंगे, तो फिर इनकी सब व्यवस्थाएं बेकार है। भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी से आप टिकट मांग रहे हो जी। यदि आपको टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन है? नहीं, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, जमीनी रूप से जुड़ा हुआ हूँ, और तन मन धन से मैं भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति के साथ हूँ। पिछली बार भी मैंने 2018 में टिकट मांगा था, मुझको टिकट नहीं मिला, और इस बार मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझको क्षेत्रीय व्यक्ति के होने के नाते, और जितने भी लोग यहाँ से टिकट मांग रहे हैं उनमें कुछ क्षेत्रीय हैं, कुछ बाहर के भी हैं, वो उनका नैतिक अधिकार है, लेकिन क्षेत्रीय व्यक्ति होने के नाते और क्षेत्र की जो जनता है वो ये कंपैरिजन करके भारतीय जनता पार्टी को भी ये मैसेज देगी कि हमारे क्षेत्र से किस व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, कौन व्यक्ति रामगढ़ का विकास कर सकता है, कौन व्यक्ति यहाँ पे माहौल अच्छा कर सकता है। क्योंकि जिन लोगों को पहले मौका मिला, अब ये क्षेत्र की जनता रामगढ़ विधानसभा की पूरी जानती है कि अगर वो सब चीजें यहाँ पे सही होती तो आज जो भय का वातावरण हमारे रामगढ़ के अंदर है, शायद वो वातावरण डेवलप नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी सरकारें भी रही, हमारे जनप्रतिनिधि भी रहे। लेकिन जो काम आज मैं आपको यूपी का एग्जाम्पल देता हूँ, योगी जी का, मैं तो योगी जी के उस आइडिया पे रामगढ़ को चलाऊंगा जिससे मैं रामगढ़ में भयमुक्त रामगढ़ को एक नया रामगढ़ बनाना चाहूंगा, और वो ही रामगढ़ में बनाऊंगा। मैं अगर विधायक रामगढ़ से बनता हूँ, भारतीय जनता पार्टी मेरे को मौका दी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे को 1 साल लगेगा सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में, और 1 साल में आपको अपराध का ग्राफ मैं एकदम नीचे लाके बता दूंगा, चाहे वो खनन के मामले में हो, चाहे टटलूबाजी के मामले में हो, गोकसी के मामले में हो, धर्मांतरण के मामले में हो, या और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाली शक्तियों के मामले में हो, मैं उन सबको जीरो कर दूंगा। इतना मेरे को खुद के ऊपर भरोसा है, और रामगढ़ की जो 2.5 लाख जनता है, मेरे को उसके ऊपर भरोसा है कि वो जनता मेरे को इन सब चीजों को लागू करने में मुझको पूरा योगदान देगी। भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशियों की सूची है जी काफी लंबी है जी टिकट एक को मिलना है जी। तो आपको नहीं लगता कि यदि बगावती तेवर सामने आए तो पार्टी को बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है तन मन धन से, और जो विचारधारा रखता है संघ की और भारतीय जनता पार्टी की, वो व्यक्ति कभी भी पार्टी के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर कोई व्यक्ति विशेष जाता है तो मैं समझता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा नहीं रखता, वो कुछ अपने फायदों के लिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। और दूसरी चीज, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर किसी को लगता है कि उसके अंदर इतना कैलिबर है, तो वो अपने उस कैलिबर को यहाँ पे रामगढ़ में अगर यूज करके देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि पब्लिक में भारतीय जनता पार्टी का बैनर होने से, कमल का फूल होने से उसकी क्या वैल्यू होती है, और बिगर कमल का फूल हुए बिना उसकी क्या वैल्यू होती है, वो रामगढ़ की जनता डिसाइड कर देगी। भारद्वाज जी, अभी पार्टी ने एक कार्यक्रम किया है, परिवर्तन यात्रा जी। तो उस परिवर्तन यात्रा में पूरे जिले में और प्रदेश में जी एक नया सीन देखने को मिला है कि जेसीबी को आपने खड़ा कर दिया। जी। तो जेसीबी खड़ा कर कर आप क्या संदेश देना चाहते हो? कि आप भय पैदा करना चाहते हो? नहीं, जेसीबी खराब करने के पीछे ऐसा नहीं था कि कोई भारतीय जनता पार्टी भय पैदा करना चाहती है। देखिए, जेसीबी से अगर अपराधियों में, गलत काम करने वाले लोगों में भय पैदा होता है तो वो रामगढ़ की जनता के लिए और राजस्थान की जनता के लिए अच्छी बात है, लेकिन पार्टी का, मेरे विचारधारा से मेरे को ऐसा लगता है कोई उद्देश्य था, क्योंकि हमारा रथ था जो 14.5-15 फीट का था, और हर जगह जब स्वागत इतने सारे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं में और यहाँ की जनता में, पूरे राजस्थान में इतना उत्साह था, तो उस उत्साह के कारण लोगों ने जो स्वागत किया, तो हर जगह उस रथ को रोक के, जो रथ में हमारे पदाधिकारी जिनको प्रादेशिक और राष्ट्रीय नेतृत्व ने यहाँ भेजा था रथ के ऊपर, वो हर जगह उतर के स्वागत ने, ऐसा संभव नहीं था। तो उसकी जो ऊंचाई थी वो जेसीबी से ही उसको हमने मैनेज कर सकते थे, तो इस हिसाब से जेसीबी के माध्यम से जगह जगह स्वागत किया गया। और रामगढ़ में जहां से वो 15 फीट का रथ नहीं निकल पाया, तो वहां पे हमारे प्रदेश नेतृत्व के लोग जो रथ यात्रा में थे, वो लोग नीचे उतर के भी स्टेजों पे आए और गाड़ियों में भी उन्होंने स्वागत किया। जी, रामगढ़ में अवैध बजरी खनन जी और अवैध पत्थर खनन का कार्य है,
तो इन अवैध खननों में भी जेसीबी का उपयोग किया जाता है। जी तो क्या अवैध कार्य करने के लिए जेसीबी को लाए थे? देखिए, 3 चीजें होती हैं: उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग। अब एक व्यक्ति का, एक मशीनरी का उपयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी होता है, सदुपयोग भी होता है। अब जेसीबी का सदुपयोग भी है और जेसीबी का दुरुपयोग भी है। अब जेसीबी का सदुपयोग यह है कि जिस मैन पावर को करने के लिए आपको 150 लोगों की जरूरत थी तो 1 घंटे में कर देती है। अब दुरुपयोग यह है कि आप अवैध खनन में उसका उपयोग कर रहे हो। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी वो जो चीज बनी है वो तो उपयोग के लिए बनी है। और हमारा भी मैसेज यही था कि भाई जेसीबी गलत लोगों पे चलाई योगी जी ने, तो अगर उस तरीके से अगर गलत लोग उस मैसेज को लेते हैं तो ये एक अच्छा मैसेज है कि भैया राजस्थान में भी और आपके रामगढ़ में भी जेसीबी चलेगी आने वाले टाइम में, अगर आप गलत काम करोगे तो। भारद्वाज जी, केंद्र सरकार की योजना है जनता जल मिशन जी और उसका काफी पैसा रामगढ़ विधानसभा में भी आया है। जी तो क्षेत्रीय जो वर्तमान विधायक है उनको पर आरोप है कि जहाँ उनकी कम्युनिटी है वहाँ पर वो योजना लागू हो गई और जहाँ पर उनकी कम्युनिटी नहीं है वहाँ पर वो योजना लागू। इस बात से कहाँ तक सहमत हो? देखिए, ऐसा बहुत सारी जगह हुआ है। मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी जगह ऐसा हुआ है, लेकिन हाँ, रामगढ़ विधानसभा में पूरी में ये बहुत सारे लोगों की शिकायत है। क्योंकि कई जगह हम, जैसे हमारे सांसद महोदय के दौरे में भी आज साथ थे, तो कई जगह ऐसी जगह मैंने देखी आज के तारीख में भी जहाँ पे अभी तक सड़क नहीं बनी है और उसके पीछे प्रायोजन ये है कि वो गांव के लोग कांग्रेस को वोट नहीं देते, तो वहां पे वो चीज उन्होंने नहीं की और बहुत सारी जगह योजनाएं रुकी होंगी। अब ये क्या है, एक राजनीतिक द्वेष से को करके अगर कोई व्यक्ति इस तरह का सोचता है तो मैं समझता हूँ गलत है। और आप अपने विचारों से, अपनी अच्छाई से, चाहे आपको वोट दिया नहीं दिया, आप आगे लेने का प्रयास करें ना, आप अच्छा करें लोगों के लिए। क्योंकि जब कोई विधायक बन जाता है, जनप्रतिनिधि बन जाता है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो व्यक्ति, चाहे उसको किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, वो पूरे विधानसभा का जनप्रतिनिधित्व करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मेरा ऐसा सोचना है। तो उसका ये मकसद होना चाहिए, उसका ये उद्देश्य होना चाहिए कि अब ये 2.5 लाख जनता मेरी है और मैं इस 2.5 लाख जनता की भलाई के लिए, इसके विकास के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए और इसकी जरूरतों के लिए मैं काम करूं, ऐसा मेरा सोचना है। भारद्वाज जी, कांग्रेसी कह रहे हैं कि इतना विकास गहलोत सरकार ने कर दिया कि आने वाली 25 साल तक विकास की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस बात से आप कितना? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे मोदी जी ने देश में विकास किया है ना, उसके बारे में कांग्रेस कभी सोच भी नहीं सकती। और अगर गहलोत साहब हमारे मोदी जी की कुछ योजनाओं को फॉलो करके राजस्थान में लागू करते हैं कुछ परसेंटेज, तो उसमें कोई, मैं कहता हूँ कोई बड़ी अच्छी बात नहीं है। ठीक है, गहलोत साहब अनुभवी आदमी है, उन्होंने जो भी किया है सोच समझ के किया होगा। लेकिन अब ये आने वाला समय बताएगा कि आपने इतने जिले बना दी, इतनी नगर पालिका बना दी, इनका फ्यूचर में क्या रिजल्ट निकलेगा। आपने कितना राजस्थान का पैसा बर्बाद कर दिया। अगर आप रेडियो बांट रहे हैं, गलत तरीके से पब्लिक को पैसा बांट रहे हैं और आप ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं, तो वो पैसा देखिए पब्लिक का ही है, सब पब्लिक की मेहनत की कमाई है। और आप उस पैसे को अगर गलत तरीके से उपयोग में कर रहे हैं तो फिर वो गलत ही है। क्योंकि पब्लिक जो है, हमारे यहाँ का जो जनता है, वो जनता मेहनती है सारे लोग राजस्थान में। राजस्थान तो महाराणा प्रताप की धरती है, यहाँ पे तो मेहनती लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं। तो आप अगर इन चीजों को देख के लोगों के स्वाभिमान को अगर खत्म करना चाहते हैं और आप सोचते हैं कि इस स्वाभिमान के को खत्म कर भी लोग हमको वोट देंगे, तो ऐसी जनता नहीं है। इसके रिजल्ट अभी आएंगे। आपने इतने जिले बनाए, जब आप यहाँ पे सारा सरकारी लवाजमा देंगे, यहाँ पे लोगों को सुविधाएं देंगे जो जिला लेवल पे मिलनी चाहिए, तब जनता इस चीज का विश्लेषण करेगी कि ये सही हुआ या गलत हुआ। भारद्वाज जी, मेरा आखिरी सवाल है। 3 दर्जन के करीब भाजपा का टिकट मांगने वाले हैं, तो अपना जो नंबर है वो किस नंबर पर रखते हो आप? देखो भाई, मेरा नंबर तो आप पत्रकार महोदय हैं, आप खुद अपने दिल दिमाग मन से सोच सकते हैं मेरा नंबर कौन सा होगा। और दूसरी बात, मेरे व्यक्तित्व से, मेरे विचारों से और मुझको देख के वो व्यक्ति, हर मतदाता और हमारी राजनीति में जो हमारे राजस्थान के प्रदेश नेतृत्व के लोग हैं या राष्ट्रीय नेतृत्व के लोग हैं, मैं मेरा नंबर क्या बताऊं। मेरा नंबर तो अभी 10 दिन बाद जब टिकट मिलेगा, 15 दिन बाद जब टिकट रामगढ़ की घोषणा होगी, तब आप देखिएगा कौन सा नंबर है। मैं मेरे मुंह से मेरा नंबर नहीं बता सकता। मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी एक साधारण कार्यकर्ता को विधानसभा पहुंचाने की इच्छा रखती है तो मेरे को निश्चित रूप से टिकट मिलेगा। मेरा नंबर कौन सा है, ये तो भारतीय जनता पार्टी, मेरे राजस्थान का प्रदेश नेतृत्व और मेरे यहाँ की जो जनता जनार्दन है, जो 2 लाख 2.5 लाख मेरी जनता है यहाँ की, जो मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, वो ये डिसाइड करेंगे कि मेरा नंबर कौन सा है। लेकिन हाँ, मेरा नंबर आने के बाद मैं आपको ये वादा करता हूं कि रामगढ़ का नंबर कौन सा होगा राजस्थान में, ये आप आने वाले समय में देखेंगे। तो दोस्तों, ये थे इस भारद्वाज जी और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं क्योंकि इन्होंने हमारे सभी सवालों के बखूबी जवाब दिए हैं। जय हिंद, जय भारत।